चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। और अनुच्छेद के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद के संबंध में चर्चा कर रहा था। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में भाग 1 और भाग 2 हमने बताया था, जिसके अंतर्गत भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 24 तक का वर्णन, भाग 2 में अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का वर्णन हमने आपको बताया भी था, बखूबी बताया था कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके, क्योंकि जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं या जो ज़्यादा से ज़्यादा लोक महत्व के अनुच्छेद हैं उसी से पूछता भी है। ठीक है, इसके संबंध में देखेंगे कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में ये भाग 3 है। भाग 3 के अंतर्गत देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। देखेंगे अनुच्छेद 51। पिछली वीडियो में हमने बताया था अनुच्छेद 51 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई थी 51 में, लेकिन एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है ना, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 51 का या भाग 4 का जोड़ा गया था, तो जिसे मूल कर्तव्य में समाहित किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का में जो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, इसके लिए हमने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था, यानी संविधान में प्रस्थापित किया गया। इसके पहले यानी 1976 के पहले संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं रहा है। तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया था। तो इसके लिए बाकायदा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ करके मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया। इसके पीछे जो है हमने बताया था कि जो अनुच्छेद 51 था, अनुच्छेद 51 जो था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की परिकल्पना करता है। इसी में अनुच्छेद 51 का अगला नया आर्टिकल है जो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य कितने? 11 हैं। ठीक है ना, 11वां मूल कर्तव्य जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है उसके विषय में था। अगला देखेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, केवल यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद क्या कहता है? 52 कहता है। तो सेम यानी कि राष्ट्रपति के होने की बात कहा जा रहा है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी, है ना, किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो जैसा कि इसके संबंध में भी बराबर प्रश्न आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह जानना जरूरी है। एक तो ये पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा प्रश्न आता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है। वास्तविक शब्द जोड़ेगा तो संघ मंत्रिपरिषद हो जाएगा, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछता है कि संघ मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्ति, यदि वास्तविक शब्द पूछता है तब क्वेश्चन की प्रकृति जो है वह बदल जाएगी। तो वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? संघ मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये क्वेश्चन बराबर भटकाव में देता है कि क्वेश्चन की प्रकृति को बदल देता है। इस तरह वास्तविक शक्ति और शक्ति की बात कह देता है। तो वास्तविक शक्ति
संघ मंत्री परिषद में निहित होती है। और उसके साथ साथ जो कार्यपालिका शक्ति केवल पूछता है तो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसकी पद्धति के बारे में बता रहा है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे होती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन की जो पद्धति है कैसे होगी, इसके विषय में चर्चा किया गया है ना। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे होगी, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पे होगी। तो जैसा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेता है, हालांकि ये तो राष्ट्रपति एक चैप्टर ही है, लंबा है, इसलिए आगे की क्लास में मैं बताऊंगा। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य धन, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य धन, राज्य विधानसभाओं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो ये क्या हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, एक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरे राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक। अब इसका भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। तो इसके लिए क्या करता है कि जैसे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को ना दे करके, या उसको भी देगा तो दे देगा कि राज्य की विधान परिषद, है ना, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इस तरह दे देता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते यानी विधायक। तो 3 लोग यानी कि 3 सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अगला है अनुच्छेद 56, क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि मतलब कार्यकाल, है ना, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना, कितना होगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होगा, ये बातें कही गई हैं, यानी राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 कहता है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ, है ना। तो राष्ट्रपति का शपथ यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये भी छोटे परीक्षाओं में पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इस तरह से पूछते हैं। अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और कोई माध्यम नहीं है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हाँ या तो स्वयं त्यागपत्र दे दे, है ना, तभी भी हट सकता है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया चलती है ये लंबी प्रक्रिया है, लोकसभा में और राज्यसभा में ये महाभियोग चलता है। आगे चैप्टर आएगा राष्ट्रपति, तो इसके विषय में डिटेल में बताऊंगा कि महाभियोग कैसे चलता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 कहता है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, है ना। अब देखिए कि अनुच्छेद 52 है, 52 और 10, 52 इधर है, यानी कि 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी 52 जो है राष्ट्रपति की बात करता है, 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की बात करता है। हाँ, उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। ये भी वनडे कंपटीशन में बराबर प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 कहता है, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 कहता है, ठीक है ना।
आगे की तरफ देखेंगे, अनुच्छेद 66 क्या कहता है, 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, इसके विषय में चर्चा किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि राष्ट्रपति को जानते रहेंगे तो उपराष्ट्रपति को भी जान जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है ना। तो यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये बातें हो गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। हाँ, अगला है अनुच्छेद 67, 67 है। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितने कार्यकाल के, या यूँ कहें पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। तो कितना कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये उपराष्ट्रपति का क्या है, पदावधि या कार्यकाल। अगला है अनुच्छेद 69, 69। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, राष्ट्रपति का शपथ, है ना, उपराष्ट्रपति का शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का शपथ, इस तरह की बातें कह रहा है। जैसे राष्ट्रपति का शपथ था, तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 कह रहा है, और उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 कह रहा है ना। आप देखिए अनुच्छेद 72 क्या कहता है, अनुच्छेद 72 कह रहा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, है ना। तो जैसे दंड के मामले में राष्ट्रपति के पास यदि कोई मामला जाता है, दया याचिका जाती है, तो उसमें राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति उसे प्राप्त है। तो क्षमादान की शक्ति में यानी दंडादेश के का जो दंड का आदेश दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या क्या आता है, एक तो आता है निलंबन, है ना। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दंडादेश को निलंबित कर सकता है ना, यानी निलंबित कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा है परिहास, यानी कि बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रपति को यह पावर है कि दंडादेश के मामले में जो निर्णय दे दिया गया है उसे निलंबित भी कर सकता है, उसे परिहास मतलब बढ़ा भी सकता है, और उसका लघुकरण यानी घटा भी सकता है। तीनों अधिकार दिए गए हैं क्षमादान शक्ति में। ये बराबर कंपटीशन में आता है, इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्राप्त किया गया है या मिला है, तो अनुच्छेद 72 में, ठीक है ना। अगला है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, है ना। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, तो जैसे राष्ट्रपति को सहायता कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य तो नहीं करता, है ना, तो मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार कार्य करता है। तो राष्ट्रपति जैसे कोई नियुक्ति हुई या किसी को हटाने का प्रक्रिया हुई, तो विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के संवैधानिक व्यवस्थाएं, वो मंत्रिपरिषद नाम सुझाता है और राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति कह रहा, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद ही होगी, तो मंत्रिपरिषद जो कहता है राष्ट्रपति वही करता है। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत का महान्यायवादी होगा, यानी कि भारत का जो महान्यायवादी है मुख्य रूप से इसे कहते हैं भारत सरकार का प्रथम कानून मंत्री होता महान्यायवादी, है ना। भारत सरकार का प्रथम विधि मंत्री कौन होता है या कानून मंत्री कौन होता है, महान्यायवादी होता है। इसे या प्रथम कानून मंत्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का अधिवक्ता होता है और कानूनी मामले में भारत सरकार को सुझाव देता है, ठीक है ना, महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। इसी तरह जैसे केंद्र सरकार में
है। भारत सरकार में महान्यायवादी होता है, इसे राज्य सरकार में क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता, है ना। जैसे केंद्र सरकार का महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य सरकार का भी महाधिवक्ता होता है। जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार का प्रथम कानून मंत्री होता है, यानी कि राज्य के घरेलू मामले में यदि कोई निर्णय करना हो, है ना, या कोई कानूनी सलाह देना है या सुझाव देना है, तो राज्य की सरकार महाधिवक्ता से सलाह लेती है, और केंद्र की सरकार यानी भारत के महान्यायवादी से सलाह लेती है, जो प्रथम कानून मंत्री होता है। एक क्वेश्चन बराबर आता है, महान्यायवादी वाला प्रश्न बराबर आता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अगला है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या किया, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, है ना। तो राष्ट्रपति को समय समय पर पूरे देश की स्थिति क्या है इसकी जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जो है समय समय पर राष्ट्रपति को देश की स्थिति से अवगत कराए, ठीक है ना। यही मामला सेम राज्य में भी होता है कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को समय समय से प्रांतों की या राज्यों की स्थिति कैसी चल रही है, प्रशासनिक स्थिति कैसी चल रही है, सरकार कैसी चल रही है, ये सभी जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है, और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी देता रहे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो अनुच्छेद हैं, ये सभी अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ जो अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा में बराबर आते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बीच बीच में जो छूटा हुआ है आप ऐसा नहीं करिएगा कि पूरे सिस्टम वाइज आप याद करते जाइए, तो कभी नहीं याद होगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को फोकस करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बताया गया। इसमें अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 51, हाँ 51 क से, अनुच्छेद 51 क से 78, ठीक है ना, यानी कि इसके बीच में ही इसका उल्लेख है। 51 क से लेकर के 78 तक इसका वर्णन किया गया है। आप लगातार मेरी वीडियो आप देखते रहिए, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस तरह से बताता रहूँगा। तो इसे आप यूँ समझ जाइए कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 3 के नाम से है, ये भाग 3 के नाम से। तो इसी तरह से अब 78 के बाद अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि और कौन कौन से अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।